सो है गाइस, सबसे पहले फाइनली हमने पासवर्ड डाल दिया और अपना पीडीएफ है जो ओपन हो गया। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पार्ट 3 के बारे में, जो कल पेपर होने वाला है 13 अगस्त को, या फ्यूचर में कभी भी जो आपका पेपर होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PS04 के बारे में बात करते हैं जो आपका कल पेपर होने वाला है। ऑलरेडी खंड हमने 1 और 2 के बारे में बात कर ली, जिसके अंदर से 1 से लेकर 10 अध्यायों के बीच हमने समरी जाना। अगर वो वीडियो 2 खंड नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद वो 2 खंड देख लेना। ये खंड तीसरा है, इसके अंदर हम जानेंगे अध्याय 11 से 15 के बीच में संक्षेप, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक अनुसंधान, जो आपके बुक्स का नाम है, और उसका 11वां अध्याय है भारतीय राजनीति के उभरते हुए मुद्दे, यानी जो भारत की राजनीति है उसके उभरते हुए मुद्दे कौन कौन से। देखो, फर्स्ट है आतंकवाद, दूसरा है नक्सलवाद, तीसरा है धार्मिक हिंसा और जाति संबंधित हिंसा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यानी जो भारत की राजनीति के सामने जो मुख्य मुद्दे कौन कौन से, एक तो आतंकवादी लोग हैं, एक नक्सलवादी होते हैं जो बार बार अपनी सेना पे हमला करते देते हैं, राजनीति को ध्वस्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और एक धार्मिक हिंसा होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जाति संबंधित हिंसा तो महत्वपूर्ण मुद्दे है ही है जो भारतीय राष्ट्र के राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करता है। अब जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर जो मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे अध्याय के अंदर दी गई हैं वो जानते हैं। जो मेन चीज़ होती हैं, जो हमारे मुद्दे उठते हैं, वो तो एक तो भाषा से रिलेटेड उठते हैं, जैसे तेलंगाना अलग राज्य हुआ था, भाषा की वजह से ही हुआ। दूसरा धर्म के ऊपर उठता है, और तीसरा जल विवाद के ऊपर है जो मुद्दे उठते जाते हैं, जैसे ताप्ती गंगा नदी होती है, उनके जिलों के मध्य और गंगा नदी के राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो मुद्दे उतरते जाते हैं। चौथा है नृत्य विद्यावाद और क्षेत्रवाद मुख्य है इसमें। ये है दोस्तों आपके फर्स्ट 11वें अध्याय का सारांश। अब बात करते हैं 12वें अध्याय के बारे में। 12वां अध्याय है आपके उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति। पूर्व उत्तर भारत में, जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ये है हमारा भारत का नक्शा। एक नॉर्मली ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, है अपना भारत का नक्शा बना के मुझे आराम से आप इसे समझ पाओगे। ये है अपने इंडिया का नक्शा, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ एक बार, तो आप सीरियस मत लेना। ये है भारत का नक्शा। अब हम बात करने वाले उत्तर पूर्वी, यानी जो अपना ऊपर का हिस्सा है, यानी जम्मू कश्मीर का, ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर का है, और ये जो 7 राज्य हैं, कौन से 7 राज्य, जो 7 बहनें भी कहा जाता है, वो ये इसके मध्य की जो राजनीति है ना उसके बारे में जानने वाले हैं, यानी उत्तर और पूर्वी राजनीति क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, पूर्वोत्तर भारत से आज से हैं भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें कुल 8 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम आदि शामिल है। सिक्किम के अतिरिक्त बाकी एक साथ जुड़े राज्यों को 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर पूर्वी राजनीति। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तर पूर्वी राजनीति है जो क्या है। मुख्य रूप से संविधान में प्रावधान किया गया है कि असम में संपूर्ण राज्य की मांग है, वो भी एक उत्तर पूर्व की राजनीति के अंदर आते हैं। एक तो हो गया नागालैंड, क्या चीज़? नागालैंड है, जो भी एक भारत के राजनीति का मुख्य विषय है। एक मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये क्या है? उत्तर पूर्वी राजनीति के मुख्य विषय। त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रमुख उग्रवादी समूह यानी जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है वह, और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो भी एक प्रकार के हमारे उत्तर पूर्वी के राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं 13वां अध्याय है आपका जमीनी प्रजातंत्र। क्या चीज? जमीनी प्रजातंत्र। अब जानेंगे जमीनी प्रजातंत्र और पंचायती राज। ये है आपका 13वां अध्याय। भारत में ग्रामीण, स्थानीय स्वशासन और विकास प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती राज किसे कहते हैं, तो भारत में ग्रामीण, स्थानीय जो स्वशासन और विकास की प्रणाली है उसे क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। इसकी शुरुआत विकेंद्रीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए देश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। कब की गई थी? 1992 ईस्वी के अंदर 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में प्रतिपादित किया गया था। पारंपरिक प्रतिनिधि, क्या चीज? पारंपरिक जो पुराने तरीके से वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के विपरीत, यानी सामने जमीनी स्तर का लोकतंत्र नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताओं का विस्तार करता है। क्या? पारंपरिक जो पुराने प्रकार के प्रतिनिधि का लोकतंत्र था वो जमीनी स्तर को लोकतंत्र नागरिकों का मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता का विस्तार करता है, और स्थानीय स्तर पर नागरिकों को अधिक जवाबदेह बनाता है। साथ ही यह सामाजिक विकास के लिए कुछ संभावित लाभ उत्पन्न करता है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों और पूरे समाज में दोनों के लिए ही यह तत्पर रहता है।
अब बात करते हैं पंचायती राज के बारे में थोड़ा और डिटेल से। पंचायती राज शहरी और उपनगरीय नगर पालिकाओं के विपरीत ग्रामीण भारत में गांवों को स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। यानी शहरों और नगर पालिकाओं से अलग ग्रामीण गांव के अंदर की जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है उसे क्या कहते हैं अपन, पंचायती राज कहते हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाएं शामिल होती हैं जिनके माध्यम से गाँवों का स्वशासन का एहसास होता है। अब बात करेंगे आपका 14वां सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है प्रजातंत्र के 6 दशक क्या कौन कैसे गुजरे। क्या प्रजातंत्र के 6 दशक क्या है? प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ संप्रभु शक्ति के प्रयोग में जनता की प्रमुख हिस्सेदारी होती है। यानी अपने राजस्थान का, अपने भारत का जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है? प्रजातंत्र है। जो संप्रभु शक्ति के प्रयोग होते हैं वो सारी की सारी शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में। प्रजातंत्र में चर्चा एवं विचार विमर्श का प्रथम स्थान है, वो क्या है? ये स्वतंत्रता का संस्थाकरण है। क्या दोस्तों, अब हम जानते हैं इसको थोड़ा और डिटेल से। क्या इस पार्ट के अंदर प्रजातंत्र के 6 दशक के अंदर मुख्य क्या क्या है? तो मुख्य हैं दोस्तों समाज में लोकतंत्र और राज्य में लोकतंत्र, जो हमको पता ही है। मूल मान्यताएं जो अपने राजस्थान को और इंडिया को दे रखी हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र क्या है ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। भारतीय प्रजातंत्र के 6 दशक जो दोस्तों मैंने आपको 1 से लेकर 10th जो मैंने आपको लेसन पढ़ाए थे उसके अंदर नॉर्मली बता दिए, कोई खास नहीं है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के कारण जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, भारत में प्रजातंत्र की असफलता, यानी जो लोकतंत्र वाले सफलता है और असफलता है वही सेम प्रजातंत्र है। लोकतंत्र ही प्रजातंत्र है। इसको थोड़ा और डिटेल से समझाना चाहता हूँ आपको। यानी लोकतंत्र का वर्गीकरण क्या है? लोकतंत्र है में इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष है और एक प्रतिनिधित्व है। उससे एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षीय। संसदीय के अंदर क्या होता है? एकात्मक होता है और एक संघात्मक होता है। और अध्यक्ष के अंदर क्या होता है? एकात्मक और संघात्मक। ये इस प्रकार की सारणी से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 15वां आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है वो है राजस्थान में प्रजातांत्रिक राजनीति। अब पहले तो भारत के अंदर पढ़ी थी, अब राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले तो मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ही उठा लिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिख सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसे पूरा आराम से जरूर से पढ़ लेना। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के लगभग 10 वर्ष के शासनकाल के दौरान राजस्थान में जातीयता का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा का जो 10 साल का कार्यकाल था उसके दौरान जाति का भेदभाव राजनीतिक पर प्रभाव पड़ा। राजस्थान में जातिवाद सामंतवादी के समय में था। चुनाव में दलों ने उसके आधार बनाकर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। दलीय राजनीति को भी उसने हमेशा प्रभावित किया है, किंतु समाज में जातीय भेदभाव तथा राजनीतिक घृणा व्याप्त नहीं थी। छूत अछूत का भेदभाव तो कम हो गया, किंतु दलित का शोषण और सामाजिक भेदभाव, प्रताड़ित एवं अपमानित करने की छुटपुट घटनाएं होती रहती है। यानी जो छुआछूत का भेदभाव था वो तो कम हुआ, लेकिन जो दलितों के ऊपर शोषण और जो सामाजिक भेदभाव था वो तो वैसा का वैसा रहा। 1972 के चुनाव के बाद उच्च या स्वर्ण जातियों के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ने लगा। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जाटों को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने के बाद उसकी राज्य में प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों जाटों के जो जाटों को सम्मिलित किया गया था, क्या जो जाटों को सम्मिलित किए जाने की मांग थी वो उससे भी अधिक दर्दनाक क्या था तथा अनुशासनहीनता का उदाहरण नहीं मिल सकता, जब विधानसभा पटल एवं जनसभाओं में दलीय अनुशासन तोड़कर जाति के एक मंच पर खड़े होकर आरक्षण की मांग की जाने लगी। उसके बाद ब्राह्मण, गुर्जर, माली, सैन, धोबी, कुमावत आदि अन्य जातियों ने अनेक बार राज्य व्यापी सम्मेलन कर आरक्षण का विभिन्न श्रेणियों में ले जाने की मांग की। यानी जो अपने ब्राह्मण हो गए, गुर्जर हो गए, वो भी कहा कि हमें भी कुछ आरक्षण दिया जाए। ये क्रम अबाध गति से चलता रहा। राजनीतिक दलों में उच्च पदों पर इसी आधार पर नियुक्तियां की जा रही थी। यह अनुमान तथा आकलन किया जा रहा था कि 2003 की पृष्ठभूमि में जातीय आधार पर अगले चुनाव में भी वोट डाले जाएंगे और उसकी गणना के अनुसार उन्हें संगठित किया जाएगा। एक नारा प्रचलित किया जा रहा था कि जाति की बेटी और वोट जाति के ही वर और उम्मीदवार को। यानी जो जाति की बेटी और वोट जाति के ही वर्ग के उम्मीदवार को, इससे अधिक अशोभनीय बात कोई नहीं हो सकती है। यानी जो अपनी बेटी दी थी उसी को ही वोट देना है। अब बात करते हैं राजस्थान निर्माण के 60वें वर्ष में राज्य में स्थापित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने पर कई निराशाजनक पहलू सामने आए। धीरे धीरे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया और केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव बहुत कम बढ़ गया। राज्य की 26% आबादी थी जो मुख्यतः अनुसूचित जाति और जनजाति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने और विधानसभा में 28% स्थान उनके लिए आरक्षित होने के बाद भी सर्वोच्च सत्ता में उनकी भागीदारी ना के बराबर है।
केवल कतिपय लोगों को राजकीय सेवा प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिल गया है, उनके लिए भी शिक्षा मंदिरों के दरवाजे अवश्य खुल गए हैं और मेरिट के आधार पर प्रवेश के स्थान पर रियासतें प्रदान कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ी वर्ग जातियों में घोषित जातियों की जीवन यापन की अन्य सुविधा भी दी जाने लगी है। काली बादली में क्या, जो अपनी काली बादली है, काली बादल में चांद सी चमकती एक रेखा अवश्य दिखाई देती है कि अब विधानसभा के पिछले 12 चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत प्राय दोगुने पहुंच गया है। 1952 में 37% मतदान ही हुआ था, जो बढ़कर 2003 में लगभग 68% पहुंच गए। महिलाओं का प्रतिशत लगभग 58 है। नगर पालिकाओं तथा पंचायत और राज व्यवस्थाओं के लिए प्राय 90% तक मतदान हो जाता है। जनता में मतदान करने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जबकि शिक्षित वर्ग तथा उच्च जातियों के अधिकांश मतदाताओं में वह रुचि अभी तक दिखाई नहीं दी है। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना हमारे राजस्थान के अंदर प्रजातंत्र को। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। एक चीज़ आपको रिकमेंड कर दूंगा कि ये 1 से लेके 15 पार्ट तक समरी पूरी आप देखें, 3 के 3 के वीडियो देखें, 3 के 3 पूरे, मुश्किल से तीनों वीडियो मिला के 30 मिनट के होंगे नहीं, लेकिन कल के एग्जाम के अंदर आप सवाल कर रहे होंगे जो आपके बाजू वाला आपके सामने देख रहा होगा। 3 वीडियो ये और एक मैंने पेपर लीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर डाला है, उसको जरूर से देख के देना। ये अगर आपने 2 देख लिए तो आपका बेड़ा पार है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।